आज पुनः हम उपस्थित हैं आपके बीच राष्ट्रपति से ही संबंधित प्रकरण पर एक महत्वपूर्ण चर्चा के साथ। जिन बिंदुओं पर आपको कोई समस्या हो, कोई परेशानी हो, उन्हें आप टिप्पणी के माध्यम से रख सकते हैं। चलिए आते हैं आगे की विषय वस्तु पर, बात करते हैं कार्यकाल पर। इससे पूर्व हम जो है 2 लेक्चर के माध्यम से पूर्व के विगत विषयों पर चर्चा कर चुके हैं। आज हम लोग बात करेंगे कार्यकाल की, जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 56 में किया गया है। समय तो यह 5 वर्ष के लिए अपने पद को धारित करते हैं, किंतु ध्यान रखने यानी कि जो राष्ट्रपति का कार्यकाल है वह कितना है, 5 वर्ष। किंतु यहाँ ज्ञातव्य हो या ध्यान रखने योग्य बात है कि शपथ ग्रहण करने की तिथि से नहीं, अपितु शपथ ग्रहण करने की तिथि से इसकी गणना की जाती है, न कि निर्वाचित होने की तिथि से। यानी कि ये 5 वर्ष का जो गणना किया जाएगा वह जिस दिन से वह शपथ ग्रहण करेगा उस दिन की तिथि जोड़ा जाएगा, न कि निर्वाचित होने की तिथि। अब दूसरी चीज़ आती है कि पूर्व पद रिक्तता। क्या 5 वर्ष के पूर्व भी ऐसी कोई परिस्थितियां हैं जब राष्ट्रपति का पद रिक्त हो सकता है? तो हाँ, पहला है त्यागपत्र, यानी कि राष्ट्रपति 5 वर्ष से पूर्व ही उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंप सकता है। दूसरा है महाभियोग, यानी कि राष्ट्रपति को महाभियोग के माध्यम से भी उसके पद से 5 वर्ष पूर्व भी हटाया जा सकता है, और इसमें शर्त है संविधान का उल्लंघन, जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में किया गया है। और तीसरी कंडीशन है मृत्यु। मृत्यु की अवस्था में 6 माह के भीतर निर्वाचन आवश्यक होता है, और इस दौरान 6 माह तक उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। किंतु एक प्रश्न उठा, 1969 में यह घटना भारतीय राजनीति में आई, और उस समय जो है इन समस्याओं का सामना करना पड़ा। तो यहाँ प्रश्न उठता है कि उपराष्ट्रपति का पद यदि रिक्त हो तब फिर क्या होगा? और यह मैंने पहले ही बताया कि 1969 में इस घटना का सामना भी करना पड़ा भारत को। तो इसमें कहा गया 1969 ईस्वी में संसद द्वारा एक अधिनियम लाया गया, यानी मूल संविधान में इस संदर्भ में कोई व्यवस्था नहीं था। 1969 में संसदीय अधिनियम के द्वारा या संसद द्वारा लाए गए अधिनियम के द्वारा निर्धारित किया गया है कि यदि उपराष्ट्रपति का पद भी रिक्त हो तो इस स्थिति में सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश इस पद को धारित करेगा। यदि मुख्य न्यायाधीश का पद भी रिक्त हो तो वरिष्ठतम न्यायाधीश इस पद को धारित करेगा, यानी जो उससे अन्य क्रमानुसार वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे। कहा भी जाता है कि दूध की जली बिल्ली छाछ भी फूंक फूंक के पीती है, तो इस संदर्भ में यह व्यवस्था की गई। और यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि कार्यकाल समापन के पश्चात भी राष्ट्रपति अपने पद पर तब तक बना रहेगा जब तक कि नया उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण न कर ले। तत्पश्चात फिर प्रश्न उठता है कि पुनर्निर्वाचन के संदर्भ में क्या प्रावधान है? तो पुनर्निर्वाचन संबंधी प्रावधान का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 57 में कहा गया है, और इसमें कहा गया है कि उसके पुनर्निर्वाचन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। किंतु कभी यह संविधान में यह उल्लेख नहीं किया गया है कि कितनी बार उसका पुनर्निर्वाचन किया जा सकता है। संविधान इस विषय पर मौन है, और इस प्रकार से वह कितनी भी बार यह कहा जा सकता है कि जितनी बार उसका चुनाव संभव है वह उस पद पर चुना जा सकता है। फिर बात आ जाता है योग्यता। योग्यता की चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 58 में की गई है। इसमें पहली योग्यता है नागरिकता। हर कोई जानता है कि वह भारत का नागरिक हो। आयु की विषय में बात करें तो न्यूनतम 35 वर्ष आयु निर्धारित की गई है, और अधिकतम के संदर्भ में कोई चर्चा नहीं किया गया, यानी जब तक वह स्वास्थ्य के अनुरूप कार्य करने के योग्य हो। तीसरा है लोकसभा सदस्य के रूप में वह निर्वाचन की योग्यता रखता हो, यानी कि जो योग्यता लोकसभा सदस्य को निर्वाचन के लिए निर्धारित की गई है वही योग्यता राष्ट्रपति को भी रखना होगा, यानी लोकसभा सदस्य के रूप में निर्वाचन की वह योग्यता रखता हो। और चौथा है कोई लाभ का पद नहीं, यानी कि वह संघ प्रांत अथवा स्थानीय प्राधिकरण या निकायों के सार्वजनिक पदों पर किसी भी अन्य लाभ के पद का उपभोग ना कर रहा हो। अब लाभ के पद की अगर हम बात करें तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 102 फर्स्ट ए व 191 फर्स्ट ए में इस
संदर्भ में उल्लेख किया गया है, किंतु इन्हें परिभाषित नहीं किया गया है कि लाभ का पद होगा क्या। यह सामान्यतः उस पद का द्योतक है जिससे किसी प्रकार के सरकारी सुविधाओं की व्यक्ति को प्राप्ति होती है, चाहे वह संघ सरकार के अधीन सरकारी सुविधा ले रहा हो, चाहे प्रांत के अधीन ले रहा हो, चाहे स्थानीय निकाय के अंतर्गत या स्थानीय सरकार के अंतर्गत। ये तो रही इसकी सामान्य योग्यता। फिर बात आ जाती है कि कुछ तकनीकी योग्यताएं इस संदर्भ में है, कुछ वैधानिक अन्य योग्यताएं हैं। तकनीकी योग्यता में पहला है प्रस्तावक व अनुमोदक। इस संदर्भ में कहा गया है कि कम से कम 50 सदस्य प्रस्तावक हों, उसके व 50 ही जो है निर्वाचक मंडल के सदस्य उसके पद का अनुमोदन करते हों। यानी निर्वाचक मंडल के जो सदस्य हैं, लोकसभा, राज्यसभा व राज्यों की विधानसभाओं की निर्वाचित सदस्य, उन्हीं सदस्यों में से यानी जो निर्वाचक मंडल है उसके कम से कम 50 सदस्य उसके जो है प्रस्ताव का अनुमोदन करते हों, वो प्रस्ताव का समर्थन करते हों और अनुमोदन करते हों। पूर्व में यहाँ 10-10 सदस्यों की व्यवस्था थी, यानी पहले 10 सदस्य की आवश्यकता होती थी, किंतु 1997 ईस्वी में राष्ट्रपति पद के निर्वाचन की गंभीरता को सुनिश्चित करने के लिए इसमें वृद्धि की गई। बात आ जाती है जमानत राशि। तो इस संदर्भ में कहा गया है कि उसे 15,000 रुपये RBI के पास जमानत राशि के रूप में जमा करना होगा। जमानत राशि जब्ती एक शब्द आता है, लोग कहते हैं फलाने के हम तो जोन पर जमानत जब्त कराए देवे। तो ये जमानत जब्ती क्या है? क्या उसको जेल वोल भेज दिया जाएगा? नहीं। इस संदर्भ में आपको समझने की आवश्यकता है कि यदि कोई भी व्यक्ति अपने निर्वाचन में 1/6 मत कुल वैध मतों का प्राप्त करने में असमर्थ रहता है, यानी जितने वोट कुल वैध तौर पर पड़े हैं उनमें से यदि वह 1/6 यानी कम से कम 17% मत यदि प्राप्त करने में असमर्थ रहता है तो उसका जमानत जब्त कर लिया जाए। तो जमानत जब्त का मतलब है कि यह जो पैसा उसने जमा किया है उसको वापस नहीं किया जाएगा। यह न केवल राष्ट्रपति के चुनाव पर अपितु भारत में होने वाले समस्त निकायों के चुनाव पर लागू होता है। तत्पश्चात बात आ जाती है राष्ट्रपति पद से संबंधित शर्तें अथवा दशाएं। इसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 59 में किया गया है। इसमें कहा गया है कि पहला है अन्य पद प्राप्ति, यानी राष्ट्रपति अपने पद पर रहते हुए अन्य किसी पद पर नियुक्ति होने का अधिकारी नहीं होगा या अन्य पद के पर नियुक्ति का निषेध किया गया है। दूसरा है सुविधाएं। तो द्वितीय अनुसूची में यानी दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट यानी संविधान के दूसरी अनुसूची में रखी गई वह समस्त सुविधाएं उसे प्रदान की जाएंगी जब तक कि संसद द्वारा उसमें कोई वैधानिक संशोधन ना किया जाए। अब क्या क्या सुविधाएं हैं, समय नहीं, उसको आप लोग पढ़ लीजिएगा कि क्या क्या सुविधाएं हो पाता है। कोई तकनीकी शब्द नहीं कि उसको आप समझ नहीं पाएंगे। और कहा गया है कि जब तक संविधान द्वारा इसमें कोई वैधानिक संशोधन नहीं किया जाता है तब तक भारतीय संविधान के अनुसूची 2 में जिन भी सुविधाओं का उल्लेख किया गया है, व्यवस्था की गई है, उन समस्त सुविधाओं को प्राप्त करने का राष्ट्रपति अधिकारी होगा। बात आ जाती है संशोधन ना किया जाए, यानी संविधान में संशोधन करके संसद क्या इसमें कुछ कटौती भी कर सकती है, इसमें बढ़ोतरी भी कर सकती है? हाँ, कर सकती है, किंतु इस संदर्भ में एक शर्त है कि राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान इस संदर्भ में किसी भी प्रकार का कटौती नहीं किया जा सकता है। यानी किसी राष्ट्रपति के कार्यकाल में उसके वेतन, भत्ते अथवा सुविधाओं में संसद के द्वारा कटौती नहीं किया जाएगा। बात आ जाती है उन्मुक्तियां। तो यहाँ उन्मुक्तियों की चर्चा इसलिए हम कर दे रहे हैं क्योंकि इसका उल्लेख 361 में किया गया है, लेकिन हम 361 में पढ़ने नहीं जाएंगे। जब हम राष्ट्रपति को पढ़ रहे हैं तो इसी में इसका उल्लेख करेंगे। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 361 में उन्मुक्तियों यानी क्या क्या उसे उन्मुक्तियां क्या क्या विशेषाधिकार प्राप्त होंगे, यदि उन्मुक्ति माने विशेषाधिकार प्राप्त होंगे, इसकी चर्चा की गई है। कहाँ? अनुच्छेद 361 में। इस संदर्भ में पहला है कि आपराधिक कार्यवाही व आरोप से उन्मुक्ति, यानी वह पद पर जब तक है तब तक उसके विरुद्ध न तो किसी प्रकार के आपराधिक क्रिमिनल कार्रवाई की जा सकती है और ना ही ऐसे आरोप जो है आरोप स्थापित किए जा सकते हैं। और दूसरा है किसी भी कार्यकारी कार्य हेतु व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी नहीं,
यानी अपने पद पर रहते हुए, पदासीन रहते हुए राष्ट्रपति जो भी कार्य कर रहा है उन किसी भी कार्यों के लिए वह व्यक्तिगत तौर पर उत्तरदायी नहीं माना जाएगा। उन किसी भी कार्यों पर के लिए वह जो है किसी भी प्रकार से जवाबदेह नहीं माना जाएगा। ना तो उसको इस संदर्भ में कोई दंड दिया जा सकता है, ना उसके खिलाफ कोई वैधानिक कार्रवाई की जा सकती है। तीसरा है दीवानी प्रकरण में कुछ शर्तों के साथ वाद, यानी दीवानी प्रकरण में उसके विरुद्ध जो है मुकदमा दायर किया जा सकता है, लेकिन इस संदर्भ में कुछ शर्तें हैं और उन शर्तों को पूरा करने के पश्चात ही आप उसके विरुद्ध वाद दायर कर सकते हैं। जैसे शर्त यह है कि पहले उसको आप एक निश्चित समय के भीतर नोटिस देंगे, लगभग 2 महीना में लगता है, एक बार आप देख लीजिएगा, नोटिस देंगे। जबकि आम व्यक्ति के संदर्भ में क्या है कि पहले मुकदमा हो जाता है और जब नोटिस आती है, वहाँ से सम्मन आता है जिसको आप कहते हैं, तब माथा पे हाथ रख के कहते भैया फलाने दीवानी कर दिए। जबकि राष्ट्रपति के संदर्भ में क्या है, पहले उसको नोटिस दिया जाएगा, पहले उसको सूचित किया जाएगा, तब मुकदमा उसके ऊपर चलाया जा सकता है। तो ये शर्तें रहीं। फिर उसके बाद आ जाता है कि शपथ। तो शपथ का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 60 में किया गया है और ज़्यादा हो जा रहा है चूँकि सामग्री, इसलिए अब हम अगले लेक्चर में इस पर शपथ और महाभियोग का उल्लेख करेंगे। आज इतना ही। बाकी कोई समस्या है, कोई दिक्कत है तो आप लोग टिप्पणी कर सकते हैं। जो लोग जुड़े हुए छात्र हैं वो व्यक्तिगत आके भी संपर्क इन विषयों पर कर सकते हैं। धन्यवाद।